हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ERW पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा जो है बच्चों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूं राउल्ट का नियम। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट ने किन चीजों के लिए अपना नियम दिया। और दूसरी चीज, हम इसमें साथ में राउल्ट के नियम के आधार पे जो विलयन है, किसे हम आदर्श विलयन बोलते हैं, किसे हम अनादर्श विलयन बोलते हैं, आदर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा क्लास रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके नीट में भी, जेई में भी, और साथ में अगर बच्चों बात करें तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सब जगह क्लासेस बनते हैं। तो आप बने रहिए क्लास में और लगातार हमारे क्लास को शेयर करते रहिए और जो भी हो फीडबैक देते रहिए। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। तो सबसे पहला टॉपिक जो यहां से स्टार्ट होगा, जनरली बच्चों राउल्ट ने जो अपना नियम दिया था अवाष्पशील विलय के लिए दिया था। अवाष्पशील विलय मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपना ये रूल दिया, और वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके सॉल्यूशन में डालने पर वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम क्या करेंगे कि जब हम अवाष्पशील विलय को किसी क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में अवाष्पशील विलय उपस्थित है, विलायक में डालेंगे तो क्या प्रभाव होगा, उसी के साथ हम ये टॉपिक आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि बच्चों वाष्प दाब क्या होता है। हमारा पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो ये कहता है कि भाई वाष्प दाब क्या है। जनरली ये बताइए, ये वेपर प्रेशर क्या है भाई, ये वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब हम किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हम वेपर प्रेशर की कहानी देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई कंटेनर हमने ले लिया बच्चों, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कुछ ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट एक ले लिया। इस सॉल्वेंट को किया और सॉल्वेंट को अब क्या किया, एक ढक्कन लगा के यहां से ऐसे इसे कंटेनर को हमने कवर कर दिया। अब देखिएगा, अगर हम इसे हीट करते हैं बच्चों, इसे हम हीट करते हैं, इसे हम हीट करते हैं, किसी भी इसे अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद होगा क्या, यहां से कुछ वेपर निकलते हैं, यहां से कुछ वेपर निकलना शुरू होता है, जो ऊपर जाने लगते हैं, ये वेपर जाते हैं। ये वेपर जब ऊपर जाते हैं तो यहां बर्तन पर टकराते हैं, टकराने के पश्चात कुछ वाष्प क्या होते हैं, जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, और कुछ जलवाष्प टकराकर बूंदों में न परिवर्तित होकर आके क्या करते हैं, ये जो हमारा सतह बना होता है जल का, इस पर एक दाब लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं। और इसी दाब को जो प्रेशर, ये जो वेपर जो है, ये जो आपका क्या करता है, सॉल्यूशन के सरफेस पर जो प्रेशर लगाता है, जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब क्या है, आप कह सकते हो साम्य अवस्था में विलयन की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिए, हम क्या लिखते हैं, वेपर प्रेशर क्या है, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में आप कह सकते हैं विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर विलयन की सतह पर वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, लगाया गया दाब, लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर, वाष्प दाब कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, एक बार दोबारा से इसे हम देख लें, एक बार दोबारा से हम देख लें कि साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में विलयन की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में ये प्रोसेस चला जाए तो उस टाइम
क्या होता है, वेपर के द्वारा सॉल्यूशन के सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्लियर हुआ, उसी को हम वाष्प दाब बोलते हैं। ये हमारा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, टॉपिक को वाष्प दाब आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा वाष्प दाब। ओके, नोट कर सकते हैं। आगे हम चलते, अब हम चलते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है भाई, इस पे अब हम बात करेंगे। भाई राउल्ट जी ने क्या नियम दिया, राउल्ट जी ने क्या बात किया, इस पे हम चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या बात कह दिया, इन्होंने क्या रूल दिया, इस पे हम चर्चा करेंगे। ओके, राउल्ट के नियम पे हम बात करेंगे। राउल्ट जी ने बोला था कि किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, कोई भी हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट हो या वोलेटाइल क्या हो, पदार्थ हो, और उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब समझिए कि किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ऐसा राउल्ट जी ने बोला था। लेकिन इससे पहले कुछ और बातें बोली थी, वो बातें थोड़ा समय दे। पहली बात इन्होंने क्या बोला, सबसे पहली बात राउल्ट जी ने ये बोला कि जैसे मैं सपोज दैट एक बिलियन बनाया, मैंने एक बिलियन बनाया बेटा, मैंने बिलियन में मान लिया ये मैंने एक सोल्यूशन बना लिया, एक मेरा एक सोल्यूशन है, मैंने एक सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन में 3 घटक मैंने लिए, 3 घटक लिए, एक घटक मैंने ए डाला, दूसरा बी डाला और तीसरा सी डाला। मतलब ये 3 घटकों से मिलकर हमारा बिलियन बना हुआ, 3 घटकों से मिलकर बना है। इसमें जो बच्चों ना, जो घटक ए है, मान लो मेरा जो घटक ए है ये वाष्पशील, घटक बी भी वाष्पशील है, घटक सी जो है ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील। समझ में आया बात, घटक ए वाष्पशील, घटक बी आपका वाष्पशील, घटक सी क्या है, अवाष्पशील। ये 3 घटक हमने लिए और ये तीनों घटक से विलयन बना हुआ है। अब कोई पूछे कि इस विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा भाई, टोटल प्रेशर, अगर कोई पूछे कि टोटल प्रेशर इस विलयन का क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भाई, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा 1 मिनट। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। अगर ये बात कोई कहता है तो हम क्या बताएंगे भाई, विलयन का कुल वेपर प्रेशर जो होगा वो इन सब के जो वाष्पशील घटक हैं इनके वेपर प्रेशर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। विलयन का जो घटक हो, मतलब विलयन का जो कुल वेपर प्रेशर होगा इन दोनों बंदों के वेपर प्रेशर के योग के बराबर होगा। ये राउल्ट जी ने ही बोला था कि भाई किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता। पहला बात यही इन्होंने बोला, राउल्ट जी ने पहली बात यही बोली भाई, इनका पहला फंडा यही था। 1 मिनट, इन्होंने कहा किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटकों के
आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ओके, तो बेटा इन्होंने क्या बोला कि किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटकों के आंशिक दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात अगर हम मान ले विलयन में दो घटक, विलयन में दो वाष्पशील घटक, दो वाष्पशील घटक ए एवं बी हो तो, विलयन में दो वाष्पशील घटक क्या हो, ए एवं बी हो तो, तब हमारा क्या हो जाएगा, पीटी मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वाष्पशील घटक ए का प्रेशर प्लस वाष्पशील घटक बी का प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, जहां पर बेटा पीए पीबी क्या हो गया, घटक बी का विलयन में, घटक बी का विलयन में आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ये हो गया। पी ए क्या हो गया, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आई मीन आप क्या कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, किसका भैया, घटक बी। और पीटी यहां पर क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। क्लियर, ये विलयन का क्या हो गया, वाष्प दाब। ये राउल्ट की पहली रूल, एक प्रकार से बोले तो राउल्ट का रूल फर्स्ट था, रूल फर्स्ट था कि किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटकों के आंशिक दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और विलयन में दो वाष्पशील घटक अगर ए एवं बी हो तो भैया कुल वाष्प दाब बराबर घटक ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आगे चले भाई, चलते हैं आगे, हम चलते हैं एक दूसरा राउल्ट के नियम की, इसी की बात कहता है, रूल नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। रूल नंबर 6, नियम 2 क्या कहता है, इन्हीं के अनुसार कि वाष्पशील घटकों का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर, कि वाष्पशील घटकों का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उनके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। अगर मेरे पास दो वाष्पशील घटक ए और घटक बी थे तो घटक ए के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए या चाई ए के बोल सकते, या अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः कर सकते हैं कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए टू, ये हो गया घटक ए के लिए। इसी प्रकार घटक बी के लिए पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू नोट। क्लियर, ये दो मिल गए घटक ए और घटक बी के लिए।
घटक ए के लिए आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया? अच्छा यहां पर पी नॉट ए क्या है? शुद्ध वाष्प दाब। क्या है भाई? शुद्ध वाष्प दाब। ये शुद्ध वाष्प दाब है किसका? घटक ए का। और यहां पर पी नॉट बी क्या है? शुद्ध वाष्प दाब है घटक बी का। अतः अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अतः राउल्ट का नियम क्या आ गया? टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू ए प्लस पी नॉट बी इंटू। क्लियर? नोट कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए। ओके अब अच्छा, ये तो राउल्ट के जनरली हो गए कि जब हमने भाई सारे वाष्पशील घटक लिए। अब अच्छा, अगर मैं ऐसा काम करूं कि एक हमारा जो घटक हो वो अवाष्पशील, एक घटक हमारा क्या हो? अवाष्पशील हो, तब मैं देखता हूं क्या होने वाला। आ जाइए लिख लेते हैं। यदि विलयन में उपस्थित घटक ए अवाष्पशील हो, तो अगर घटक ए क्या हो? अवाष्पशील हो। तो अगर हम जानते हैं भाई घटक ए हमारा अवाष्पशील होगा, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना भाई। जब ये अवाष्पशील है, वाष्प बनाएगा ही नहीं, तो इसका कोई वेपर प्रेशर होगा? नहीं होगा सर। जब कोई वाष्प में ही परिवर्तित नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर कहां से होगा? नहीं होगा सर। अर्थात घटक ए का आंशिक वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 हो गया तो जरा देखिए हमारे पास क्या होता था? टोटल प्रेशर बराबर होता था पी ए प्लस पी बी। अब अगर ये 0 हुआ तो भाई टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? पीबी। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों? इसका मतलब ये निकला अर्थात विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील घटकों के आंशिक वाष्प दाबों पर निर्भर करता है। आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करता है भाई। वाष्प दाब पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्लियर है? आंशिक वाष्प दाब पर क्या करता है भाई? निर्भर करता है। यदि विलयन में उपस्थित घटक ए क्या हो? अवाष्पशील हो, तो भैया हमारा घटक ए का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? 0। और पीटी बराबर क्या हो जाएगा? पीए प्लस पीबी। क्लियर? तो पीटी बराबर क्या हो गया? पीबी। मतलब टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा भैया? जो वाष्पशील होगा, जो वोलेटाइल होगा, उसी पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? पीबी पर। डिपेंड किस पे कर रहा है? पीबी पर। ओके अच्छा, एक फॉर्म इसका ये हम क्रिएट करते, थोड़ा सा बात देखना, थोड़ा सा देखिए। अर्थात हम अब यहां क्या हो सकता है? अर्थात यहां क्या हम कर सकते हैं? एक देखिएगा, पीटी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पीवी के जगह पे रख सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी। चूंकि एक बात ध्यान देना, विलयन का टोटल जो मोल प्रभाज होता है बराबर 1 होता है। यहां से हम एक्स बी का रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं पीटी बराबर आपका क्या कर लेंगे? पी नॉट बी इंटू 1 माइनस, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीटी बराबर क्या हो जाए? पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू
ये हो गया। इसे उस तरफ अगर हम ले चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और इसे इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अर्थात क्या हो जाएगा, पी नॉट बी टू एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी टी, और यहां से एक्स ए बराबर का क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो चीज निकल रहा है हमारे पास, जो ये बात निकल के आई हमारे पास, जो ये निकल के आया पी नॉट बी माइनस पी टी, ये क्या हो गया, ये हमारा वाष्प दाब में कमी बता रहा है, वाष्प दाब में अवनमन बता रहा है। मेरे प्यारे दोस्त नोट करिएगा कि हमारा वाष्प दाब में क्या बता रहा है, अवनमन। तो जल्दी से नोट करिए, अभी ये वाष्प दाब में अवनमन में हम इसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे, तो आप नोट कीजिए। तो आशा करते हैं कि राउल्ट का नियम आप सभी को समझ में आया। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती हो। मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है? अच्छी, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं, राउल्ट के लिए ग्राफ देखते हैं, राउल्ट के नियम। राउल्ट के नियम के लिए ग्राफ, राउल्ट के नियम के लिए ग्राफ कैसा जाने वाला, आ जाइए तनिक देख लेते हैं। आ जाइए ग्राफ हम देख लेते हैं, इस ग्राफ कैसा आ रहा है। ग्राफ इधर हम मान लेते हैं यक्स ए इक्वल टू 1, यक्स बी इक्वल टू 1, तो इधर एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 0, और इधर यक्स ए इक्वल टू, ये ग्राफ हम बता रहे हैं मोल प्रभाज, आप क्या कह सकते हो, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के बीच मोल प्रभाज। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखो इधर हमारा जो क्या है, घटक बी का मोल प्रभाज क्या है, कम है, तो भैया प्रेशर क्या होगा, इसका कम होगा। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा हो गया पीबी। अब जैसे जैसे भाई, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग इधर से क्या करेंगे, मोल प्रभाज, मतलब जैसे जैसे घटक बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो वैसे वैसे घटक बी का क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, और एक समय यहां पे पहुंच जाएगा। समझ में आया? दूसरी तरफ जैसे जैसे घटक ए का मोल प्रभाज बढ़ेगा वैसे वैसे घटक बी का भी प्रेशर। क्लियर? और अगर इन दोनों को हम क्या करें भाई, ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर।
ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहां पर ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है भाई, ये हमें क्या मिल रहा, ये मिल रहा है हमें पीबी बराबर पी नॉट बी, और ये वाला हमारा क्या है, ये तो इधर का हो गया। ये वाला जो वेपर प्रेशर पर, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं। पीबी इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट पी, और ये वाला हमारा क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी नॉट, ये हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रेशर बराबर क्या हो गया, पी ए प्लस पीबी। क्लियर, ये हमारे राउल्ट का क्या हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट जो टॉपिक है। इसका ग्राफ राउल्ट का बन के मिल गया कि अगर इधर से इधर चलते हैं तो घटक बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा, तो साथ में उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। इधर से इधर चलने पर घटक ए का मोल प्रभाज बढ़ रहा है, तो घटक ए का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जो पार्शियल है। ये घटक ए का है, ये घटक बी का, और दोनों को ऐड करने पर टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारे राउल्ट के नियम के लिए ग्राफ है, जो आंशिक वाष्पदाब एवं मोल प्रभाज के मध्य बात करता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर, चले आगे चले, आ जाए। अब हम चलते हैं राउल्ट के नियम के आधार पे विलयनों के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन जिसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन क्या है, राउल्ट जी ने आदर्श विलयन किसे कहा, इसके बारे में। तो राउल्ट जी ने कहा ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता और प्रत्येक ताप पर, या ऐसे कहो राउल्ट जी के अनुसार प्रत्येक ताप एवं प्रत्येक सांद्रता पर जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। प्रत्येक ताप और सांद्रता पर आप क्या लिख सकते हो, ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर, आदर्श विलयन क्या है, ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करते हो, पालन करते हो। भाई राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट ने यही बोला कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पहला पॉइंट इन्होंने यही बोला कि किसी भी विलयन का जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो उसके सभी वाष्पशील घटकों के आंशिक दाबों के योग के क्या हो, बराबर। पहला पॉइंट तो यही बोला था। या तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक वाष्पशील घटकों का जो वेपर प्रेशर हो पी ए, ये क्या होना चाहिए भैया, उसके मोल प्रभाज के क्या होना चाहिए भैया, मोल प्रभाज के क्या होना चाहिए, समानुपाती। क्या होना चाहिए भाई,
समानुपाती। ये दो बात इन्होंने बोला, यही बोला था राउल्ट ने, तो यही बोला ना भाई, राउल्ट ने तो यही बोला भाई। इन्होंने बोला कि भैया किसी भी विलयन का जो वेपर प्रेशर हो, ये क्या हो, किसी भी विलयन का जो वेपर प्रेशर हो उसमें उपस्थित वाष्पशील घटकों के वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होते हैं, उसके योग की क्या हो, बराबर हो। तो भैया ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। और ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर इस रूल को फॉलो करे। ऐसा नहीं कि पता चला कि किसी सांद्रता पर फॉलो कर रहा है और किसी टेम्परेचर पे फॉलो कर रहा है, अदर किसी टेम्परेचर पे फॉलो ही नहीं कर रहा, ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए दूसरा इन्होंने क्या कहा, पॉइंट बी। पॉइंट बी इन्होंने कहा कि हमारा ऐसा आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके लिए आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल ये कहता है कि डेल वी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेल वी इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया, जीरो होना चाहिए। ये बात भी बोला, ये बात भी बोला। और एक बात बोला इसने साथ में, तीसरी बात ये बोला कि इस विलयन के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, शून्य। अर्थात विलयन को जब मतलब हम अलग अलग अवाष्पशील या वाष्पशील विलय को मिलाएं तो विलयन में से ना तो उष्मा मुक्त हो और ना ही उष्मा अवशोषित हो। दो घटकों को मिलाने पर ना तो भैया वहां से क्या हो भैया, विलयन का आयतन बढ़े और ना ही घटे, मतलब बराबर होना चाहिए। एक और पॉइंट यहां पर इन्होंने लेकर आए, एक और पॉइंट यहां से आया, एक और पॉइंट ये आया, पॉइंट डी। इन्होंने ये कहा कि भाई पॉइंट डी में कि अगर दो कंपोनेंट ए और बी से, मतलब ए और बी से मिलकर विलयन बन रहा हो तो AB के बीच का, AB के बीच का, AB के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है, ये इक्वल होना चाहिए ए के बीच अट्रैक्टिव फोर्स के और बी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स के। किसके किसके बीच भाई, ए के बीच अट्रैक्टिव फोर्स के और बी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल। ऐसा नहीं कि ए बी के बीच जो बल कार्य कर रहा है उसका मान ए या बी के मान से कम हो या फिर ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या ऐसे विलयन होते हैं, ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करते हो, पालन करते हो और आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनके लिए किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के क्या होता है, बराबर। क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग कर लें, एग्जाम्पल कर लें भाई। हाँ चाहिए, एग्जाम्पल कर लें। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम ले लें, बेंजीन C6H6 व टॉलुइन ले लें C6H5CH3, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें C2H5Cl, मतलब एथिल क्लोराइड व एथिल ब्रोमाइड ले लें, ये हो गया। तीसरा हम ले लें NC6H14 व NC7H6, ये हो गया। और हम क्या ले सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन व
ब्रोमोबेंजीन, ये सब हमारे क्या हैं, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। ओके, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम चलते हैं। ये तो हो गया आदर्श विलयन। अब हम बात करेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है, आगे चलते आ जाइए। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन में हम बात करेंगे कि भाई अनादर्श विलयन क्या है। जैसे आदर्श विलयन हमने पढ़ा, राउल्ट ने क्या कहा आदर्श विलयन के लिए, ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे, मतलब मेरे नियम का पालन करे। राउल्ट ने ऐसा बोला, ऐसा विलयन जो मैंने रूल बनाया उसे फॉलो करे तो वो आदर्श होगा, और जो फॉलो ना करे वो क्या होगा, अनादर्श विलयन। जो उसका ओबे न करे, जो उसके बात का पालन न करे, राउल्ट्स लॉ मतलब सच एज सोल्यूशन, जो क्या करे भाई, विच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ को फॉलो न करे। ठीक है, तो अनादर्श विलयन क्या है, ऐसा विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन न करता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। क्लियर है, आ जाइए। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जो जो किसी भी, जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, ताप एवं सांद्रता पर, ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों, अनादर्श विलयन कहलाए। जो राउल्ट के नियम का पालन ही ना करे तो वो क्या कहलाएगा भाई, अनादर्श विलयन कहलाएगा। राउल्ट के नियम का पालन ना करे तो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। क्लियर है, ये क्या क्या कर सकते हैं भाई, अनादर्श विलयन की कहानी क्या हो सकती है, मतलब दे आर डज नॉट फॉलो टू द राउल्ट्स लॉ, डू नॉट फॉलो टू द राउल्ट्स लॉ। अर्थात आप क्या बोल सकते हो, मतलब टोटल प्रेशर नॉट इक्वल टू होगा पीए प्लस पीबी के, या फिर कह सकते हो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अर्थात पीबी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। या आप कह सकते हो सेकंड, मतलब आयतन परिवर्तन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ आयतन में चेंजिंग होगी, कुछ न कुछ आयतन में बदलाव होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कमी होगी भाई या वृद्धि होगी। क्लियर है, आ जाइए। अगला अगर हम बात करें तो यहां पर एंथैल्पी चेंज भी होगा, यहां पर एंथैल्पी चेंज भी होगा। और अगर मैं बात करूं तो ए एवं बी के बीच कार्य करने वाले अट्रैक्टिव फोर्स में भी चेंजिंग होगी। ये क्या होगा, डू नॉट इक्वल टू ए आर बी बी बिटवीन टू अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच बराबर। क्लियर, बराबर नहीं, समझ में आया बात। अनादर्श विलयन,
ऐसा विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाएगा, फॉलो ही नहीं कर रहा। अब ये जो अनादर्श विलयन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक ऋणात्मक विचलन। मतलब एक पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब धनात्मक विचलन वाला, और एक निगेटिव डेविएशन राउल्ट्स सॉल्यूशन मतलब राउल्ट का विलयन जो ऋणात्मक विचलन। ठीक है, आ जाइए हम बारी बारी से दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श। क्लियर? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श। पॉजिटिव डेविएशन मतलब शोविंग द पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। मतलब कह सकते हैं ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन होंगे वो कैसे विलयन होंगे भाई? ऐसे विलयन होंगे जिनका जिनका कुल वाष्प दाब ये अधिक होगा पी ए प्लस पीबी से, पी ए प्लस पीबी से। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि विलयन का कुल वाष्प दाब अधिक होगा उसके आंशिक वाष्प दाब मतलब वाष्पशील घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग से। अर्थात जो किसी एक आंशिक वाष्प दाब का जो भैया वेपर मतलब आंशिक वाष्प दाब जो घटक ए का आंशिक वाष्प दाब होगा ये ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए टू यक्स ए। आई मीन मोल प्रभाज एवं शुद्ध क्या कह सकते हो, शुद्ध जो हमारा पदार्थ है उसके वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब मोल प्रभाज के गुणनफल से अधिक होगा। मतलब जो पीबी होगा ये ग्रेटर देन होगा भाई पी नॉट बी इंटू। ये क्लियर बात समझ में आए? अगर मैं बात करूं यहां पे आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन क्या होगा? अधिक होगा भाई। आयतन परिवर्तन क्या होगा? अधिक होगा। ये सारी चीजें चेंजिंग, सारी चीज। ओके, यहां से अगर मैं बात करूं कि भाई आ जाओ जो एंथैल्पी परिवर्तन ये भी डेल एच का मान ग्रेटर देन होगा जीरो, ग्रेटर देन होगा जीरो। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन होगा या ये फिर जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक का मतलब उष्मा शोषी होगा। क्या होगा? उष्मा शोषी। और जानते हो जहां पर उष्मा का शोषण होता है वहां बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। वहां पर बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। और जहां पर उष्मा निकलता है वहां पर बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए एवं बी के बीच जो बॉन्ड होगा अट्रैक्टिव फोर्स ये लेस देन होगा ए एवं बी बी से। ये लेस देन क्या होगा भाई? लेस देन। एग्जाम्पल लेस देन होगा भाई। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं यहां से, एग्जाम्पल की मैं बात, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एसीटोन, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन
और कार्बन डाई सल्फाइड की। दूसरा मैं बात करूं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में जब हम क्या डालते हैं जल, ये भी पॉजिटिव डेविएशन रही। अगर मैं बात करूं एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और अगर मैं बात करूं इसमें जल का, एक मिनट मेरे, ओके। और भी एग्जांपल अगर हम ले लें, और भी एग्जांपल अगर हम ले लें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म एच Cl3 का। और भी अगर आप एग्जांपल करना चाहें, और भी एग्जांपल अगर करना चाहें तो और भी एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल को क्या लिखा? ओके, यहाँ पर क्या कर सकते हैं और भी एग्जांपल CCl4 प्लस C6H5CH3, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और टालुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टालुइन। और भी अगर करना चाहो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH3 सॉरी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, बिल्कुल CH3OH होगा, CH3 नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलते हैं। इसी प्रकार से हम अब थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लें, थोड़ा सा ग्राफ देख लेंगे। ओके, एक दोस्त का फोन आ गया था भाई, तो आ जाइए आगे चल। इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो आ जाइए थोड़ा सा ग्राफ देख लें, ग्राफ कैसा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं पॉजिटिव डेविएशन के लिए, अगर मैं ग्राफ बनाए, हमारा जो ग्राफ आ रहा था, ग्राफ की अगर मैं बात करूं,
यहां पर हम ले रहे थे एक्स ए इक्वल टू 1 और इधर एक्स ए 0, इधर एक्स बी इक्वल टू 0, इधर एक्स बी इक्वल टू। तो जो हमारा ग्राफ जा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ हमारा जो जा रहा था वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से, इसके लिए जो ग्राफ जा रहा था इस तरीके से, राउल्ट के नियम, जब हमारा आदर्श विलयन था। जब हमारा विलयन अनादर्श हो गया, नॉन आइडियल हो गया, इसके लिए ग्राफ जो होने लगा वो कुछ तरीके से, इस तरीके से। और ये वाला जो हमारा ग्राफ था यहां से, ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, इस तरीके से। यहां पे फिर हमारा क्या आ गया, ये जो हमारे पास आया टोटल प्रेशर विलयन, ये ग्रेटर देन हो गया पीए प्लस पीबी, ये बन गया। और यहां पर जो आया ये क्या हो गया, पीबी ग्रेटर देन हो गया पी नॉट बी। और ये क्या हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा तो पीए है ना भाई, ये तो हमारा ए घटक के लिए है, तो ए घटक ग्रेटर देन हो गया पी नॉट ए टू ए। और ये क्या हो गया, पीबी ग्रेटर देन हो गया पी नॉट बी। ये हमारा ग्राफ किसके लिए है भाई, राउल्ट का नियम से हटके है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले किसके लिए है भैया, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर। क्लियर है। अब हम चलेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों को, आ जाइए। ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वालों, क्लियर। ऋणात्मक निगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन, इनके लिए कहानी क्या होने वाली है, जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर होगा ये कम हो जाएगा आपके पीए प्लस पीबी, मतलब वाष्पशील घटकों के आंशिक वाष्प दाबों से कम, आंशिक वाष्प दाबों से कम हो जाए, आंशिक वाष्प दाबों से कम हो जाए। क्लियर है। दूसरा अगर हम चलेंगे यहां पर पॉइंट बी, यहां पर जो आयतन परिवर्तन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा भाई, लेस देन जीरो, मतलब आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। और धनात्मक विचलन वाले में आयतन में क्या हो रहा था भाई, वृद्धि। यहां पर आपके डेल एच का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो से कम। अर्थात कहने का मतलब कि ये विलयन हमारा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है भाई, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, उष्मा क्षेपी। क्या है भाई, उष्मा। क्लियर है, क्या है, उष्मा क्षेपी। कंफर्म है, उष्मा क्षेपी। और अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं पॉइंट डी लेकर कि ए एवं बी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स अब बढ़ जाएगा, क्योंकि जब उष्मा मुक्त होता है तो भैया क्या हो जाता है, फोर्स आपका बढ़ जाता है किसके कंपैरिजन में, ए और बी के कंपैरिजन में। ये भाई क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच का क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाए। क्लियर, ए बी के बीच का बढ़ जाए। क्लियर हो गया भाई, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया हो तो नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया हो तो भाई नोट कर लीजिए। आ जाइए एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में हम अगर चल रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला एसीटोन और टॉलुइन। टॉलुइन अगर मैं बी बात करूं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अगर और मैं बात करूं, एसिड विथ जल, वाटर, एसिड और जल हो गया। और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, हम जैसे एसिटिक एसिड और पिरीडीन, इसकी बात कर लें, ये भी हमारा क्या हो गया, आपका क्या कह सकते हो, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन है। और भी बात कर लें तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ओके, ये हो क्लियर हो गया। अगर इनके लिए ग्राफ भी देखना हो तो एक बार ग्राफ भी फिर से देख लेते हैं। ये हो गया। इधर हम लिख लेंगे यक्स ए इक्वल टू 1, यक्स बी इक्वल टू 0, इधर यक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 1 और यक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। इसका ग्राफ अगर हम लेकर चले तो ग्राफ रियल में हमारे पास क्या मिल रहा था, ग्राफ हमारे पास रियल ग्राफ तो ये मेरे पास कुछ आता था, ये कुछ रियल ग्राफ होते थे। लेकिन अब ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, अब ग्राफ हमारा जो हो जाएगा भाई, ग्राफ हमारा कुछ निगेटिव डेविएशन की तरफ ऐसे, निगेटिव डेविएशन की तरफ ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ देखने को। और जब ऐसा देखने को मिला तो भाई यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर लेस देन पी प्लस पीबी, ये ग्राफ हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पीबी, आपका क्या हो जाएगा, लेस देन पी नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, पी ए लेस देन टू पी नॉट ए। बेटा ये हमारे ग्राफ आ गए, ये हमारा ग्राफ आ गया। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होंगे, ऐसे विलयन होंगे जिनका टोटल प्रेशर क्या होगा, उनके वाष्पशील घटकों के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो आज का क्लास ये जो है राउल्ट का नियम हमने कवर कर लिया, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, उनके ग्राफ, सारी चीजें कवर कर लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लेकर आता रहूंगा। लगातार आपको क्लास 11th और क्लास 12th की अब वीडियो मिलेंगी, और कुछ ही दिनों में आपको हमारी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी के क्या सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और साथ में यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जरूर लाइक करिए और शेयर करिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म। इस अणुसंख्य गुणधर्म को कंप्लीट करने के बाद हम एक वीडियो कंप्लीट न्यूमेरिकल का लेकर आएंगे सॉल्यूशन चैप्टर से, जो आपके कंपटीशन से लेकर हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो धन्यवाद, जय हिंद।